एनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो सकती है फंक्शनल स्ट्रक्चर के साथ, बट ग्रेजुअली इट हैज़ टू ऑप्ट डिविजनल स्ट्रक्चर। जब आप नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करते हो, आप नई वैरायटी इंट्रोड्यूस करते हो, you need more managers, you need separate departments for that. However, if you are making one single product, you can stick with functional structure, but if you are making more than one product, you might need divisional structure because you need separate divisions for separate product classes. So डिविजनल स्ट्रक्चर में सेपरेट बिजनेस यूनिट्स या डिवीजन होती हैं। हर एक डिवीजन का एक डिवीजन मैनेजर होता है जो कि उस डिवीजन की परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे अथॉरिटी दी जाती है, क्योंकि कंपनी के जो टॉप मैनेजर्स हैं वो तीनों डिवीजन्स पे इक्वल अटेंशन नहीं दे सकते, सो दे विल बी नीडिंग डिविजनल हेड्स फॉर दैट। उनके लिए उनको डिविजनल हेड्स चाहिए होंगे। हर एक डिवीजन जो होती है उसमें मल्टी फंक्शन होते हैं, प्रोडक्शन, फाइनेंस, तो इसलिए कहा जा सकता है कि विद इन एवरी डिवीजन देयर इज़ अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। हर एक डिवीजन में एक डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। ईच डिवीजन इज सेल्फ कंटेन्ड, हर एक डिवीजन में अपने अपने काम होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, सब लोग अपने अपने फंक्शंस में उस प्रोडक्ट को लेके जो वो बना रहे होते हैं। हर एक डिवीजन में एक फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। जो बात बोल दी थी आपको, हर एक डिवीजन में एक फंक्शनल स्ट्रक्चर होता ही होता है। जो फंक्शंस होते हैं वो हर एक डिवीजन में अलग अलग होते हैं। हो सकता है कॉस्मेटिक्स वाले में आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट है, बट सेम ऐसा डिपार्टमेंट आपका हो सकता है कि दूसरे प्रोडक्ट में नहीं है जो आप बनाते हो, मे बी क्लोथ्स में नहीं है आपका R&D डिपार्टमेंट। तो जो डिपार्टमेंट्स आपके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन में है, ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सेम डिपार्टमेंट्स आपके दूसरे डिवीजन में भी हों। जहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट लगती है इस डिवीजन की, वो डिवीजन आप इंट्रोड्यूस करते हो, उसके अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट्स डिज़ाइन करे जाते हैं, राइट। हर एक डिवीजन में जो भी प्रॉफिट होता है उसके लिए डिविजनल हेड रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी फ़ायदा नुकसान होता है, ठीक है। सपोज़ करो एक बड़ी कंपनी है जो कॉस्मेटिक्स भी बनाती है, कपड़े भी बनाती है, और भी चीज़ें बनाती है, तो वहाँ पे उनको डिविजनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा। फ़ायदे ये हैं कि सब लोग अपने प्रोडक्ट लाइन पे फोकस करते हैं, तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो सकते हो कि हर एक डिवीज़न वालों को लगता है कि हम लोग सुपीरियर हैं, तो वो लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं, उनको एक्सपीरियंस हो जाता है प्रोडक्ट में, तो वो अच्छे से काम करते हैं। हर एक डिवीज़न का एक हेड होता है, कॉस्मेटिक्स का एक पर्सन हेड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का दूसरा पर्सन हेड हो गया, तो वो डिविजनल हेड रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेवेन्यूज़ के लिए, कॉस्ट के लिए, फाइन, जो उनको असाइन करे जाते हैं अथॉरिटी। इससे प्रॉपर बेस मिल जाता है परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए, कौन सा डिवीज़न अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट क्लास अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा रही है। इससे यही पता लगता है कि अगर कोई पुअर परफॉर्मेंस कर रहा है तो क्या एक्शंस लेने, अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो कैसे एक्शन लिया जाएगा, वो मेजरमेंट के बाद ही पता लग सकता है कि कॉस्मेटिक्स डिवीज़न ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली डिवीज़न ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, तो उससे कंपैरिजन करके हम अपनी गलतियाँ इंप्रूव कर सकते हैं, गलतियाँ सुधार सकते हैं, ठीक है। उसके लिए सोल्यूशन निकाल सकते हैं, रेमेडीज़ निकाल सकते हैं। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है, हर एक डिवीज़न जो होता है वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ऑटोनॉमस मींस इंडिपेंडेंट, सब डिवीजन्स अपने अपने में काम करते हैं। कॉस्मेटिक्स वालों को इलेक्ट्रॉनिक्स वाले डिवीज़न से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, फाइन, बट दे बोथ वर्क टुगेदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, बट अल्टीमेटली दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, सो दैट्स वाई दे हैव रिटन ऑटोनॉमस, ताकि डिसीजन मेकिंग जल्दी जल्दी हो। अगर एक ही मैनेजर हो सेल्स का जो इलेक्ट्रॉनिक्स भी देख रहा है, वही मैनेजर कॉस्मेटिक्स भी देख रहा है, तो बहुत लेट हो जाएगा सब, है ना, बहुत डिले हो जाएगा सब। अब अगर हम एक डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं तो उससे फिर एक्सपैंड करना, ग्रो करना काफ़ी आसान हो जाता है नई डिवीजन को, क्योंकि पुरानी चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे चलती रहेंगी। अगर आपने एक नई कंपनी शुरू करी कॉस्मेटिक्स की, अब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी प्रोड्यूस करना है, सामान बनाना है आपको, तो फिर आपको कॉस्मेटिक्स वाले डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, इट इज़ बेसिकली स्टार्टिंग अप अ न्यू कंपनी ओनली, ठीक है। बट कंपनी नेम विल बी सेम, ब्रांड नेम तो डिफरेंट रखोगे, इफ़ यू वांट इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग हो जाएगा और कॉस्मेटिक्स का अलग हो जाएगा, फाइन। बट अगर आप ये कंपनी बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, यू वोंट वांट टू स्विच द ब्रांड नेम, यू माइट कीप इट सेम ओनली, ठीक है। बट अल्टीमेटली बॉटम लाइन ये है कि अगर आपको नया बिजनेस डाइवर्सिफाई करना है, कुछ नया शुरू करना है, जो पुराना काम चल रहा है वो उससे अफेक्ट नहीं होता, दैट्स इट। तो ये इसके फ़ायदे हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के। नुकसान ये है कि अलग अलग डिवीज़न में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है,
कि किस डिपार्टमेंट में कितने पैसे आएंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बोल रहे हैं हमें इतने पैसे चाहिए प्रोडक्शन के लिए, कॉस्मेटिक्स वाले बोल रहे हैं इनसे ज़्यादा पैसे हमें चाहिए प्रोडक्शन के लिए। तो जो फंड्स टॉप मैनेजमेंट एलोकेट करेगी, इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उसमें बहुत आर्ग्यूमेंट होगी किसको कितना फंड मिलेगा अपनी कंपनी अपनी डिवीज़न चलाने के लिए। इसके अलावा जो पर्टिकुलर डिवीज़न होगी वो यही चाहेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट हो वो सबसे ज़्यादा हो, बाकी डिवीजन से इतना वो फ़र्क नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो ये चाहेंगे हमारा ब्रांड अच्छा चले, दूसरी तरफ कॉस्मेटिक्स वाले ये चाहेंगे हमारे कॉस्मेटिक्स बेस्ट हो। इस कंपटीशन में कस्टमर को फ़ायदा होता है, ये दोनों प्रोडक्ट्स अच्छे होकर निकल के आते हैं। बट अगर एक से बहुत अच्छा परफॉर्म दूसरा डिपार्टमेंट करने को लग जाए तो हमें पूरी डिवीज़न भी बंद करनी पड़ सकती है जो लॉस मेकिंग है, जो नुकसान दे रही है ना। तो वही कॉस्ट बढ़ सकती हैं, सेम काम अलग अलग जगह पर हो रहा है, कॉस्मेटिक्स में भी सेल्स का होगा तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी तो होगा, दोनों जगह पर फाइनेंस का काम होगा, दोनों जगह पे एचआर का काम होगा, तो डुप्लीकेशन तो दोनों जगह, मतलब सेम काम दोनों जगह हो रहा है। बट देखो अलग अलग डिविजन्स हैं, सेपरेट काम हो रहे हैं ना, काम सेम है बट अलग, मतलब बट डिविजन्स अलग अलग है, इससे खर्चा बढ़ जाता है। फाइन, बट कोई बात नहीं, डबल खर्चा हो रहा है बट रेवेन्यू भी तो डबल आ रहा है, दो जगह से पैसे भी तो आ रहे हैं। मैनेजर्स को अथॉरिटी होती है सुपरवाइज करने की अपने डिवीजन को, क्योंकि यार टॉप मैनेजमेंट कब तक सुपरविजन रखेगी, देखती रहेगी किस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, तो वो उसके लिए मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर देते हैं। तो इन कोर्स ऑफ टाइम ऐसे मैनेजर को अगर पावर मिल गई कि वो ज़्यादा अथॉरिटी दिखा रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को साइडलाइन कर देगा कि मैं तो बस अपना डिपार्टमेंट देखूंगा, वो गलत बात हो जाएगी। ये तभी सूटेबल है जब बिजनेस में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, बहुत वैरायटी है और उनको मैन्युफैक्चर करा जा रहा है यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। कॉस्मेटिक्स जिन मशीन से बनती है उस सेम मशीन से आप इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स नहीं बना सकते, है ना। तो जब उनको और एम्प्लॉयज़ ऐड करने होते हैं और डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने होते हैं, नए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट लाने होते हैं मिडल बॉटम पे, तो उनको डिवीजन स्ट्रक्चर फिर अडॉप्ट करना पड़ता है, ठीक है। यही इसकी सूटेबिलिटी है। आई बिलीव दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।